Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second term, and here we start from chapter number 4 of this chapter, and that is about quest for political settlement. Quest for political settlement. Quest mean struggle, कोशिश. The political इस settlement के लिए जो further struggle की गई थी वो इस chapter में हम इसको discuss करेंगे. So we start from its first question, and first long question is 14 points of Qaid-e-Azam. So as you know students that कि 14 points जो है वो Qaid-e-Azam के बहुत फेमस हुए. ठीक है, हमारी हिस्ट्री में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें 14 पॉइंट्स Qaid-e-Azam के जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. सो Qaid-e-Azam ने जो ये पॉइंट्स दिए, बेसिकली ये क्यों दिए, क्योंकि वो जब उन्होंने हिंदुओं का रिएक्शन इस तरीके का देखा और स्पेशली जब नेहरू रिपोर्ट आई तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुके थे, और ये बात हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी. ठीक है, अब यहाँ पे 14 पॉइंट्स जो Qaid-e-Azam के हैं वो दिए गए थे 28 मार्च 1929 में. ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में. अब ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. अच्छा जी, पेज नंबर 39 पे है ये 14 पॉइंट्स ऑफ Qaid-e-Azam. ठीक है, ये जो Qaid-e-Azam के जो 14 पॉइंट्स थे ये कब प्रेजेंट हुए थे, कब सामने आए थे? हमारे 28 मार्च 1929 को. ठीक है, दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें Qaid-e-Azam ने ये पॉइंट्स पेश किए. अब इसका पहला पॉइंट है द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस. तो क्या था कि द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए वो शुड बी क्या होना चाहिए? फेडरल. यहाँ पे अब फेडरल क्या है? फेडरल मीन के जो एक बड़ी गवर्नमेंट है. ठीक है, यानी जो एक गवर्नमेंट है जिसका लाइक अगर जैसे ब्रिटिश है, या अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो हुकूमत है जिसकी, तो वो जो होगा वो फेडरल में आ जाएगा. ठीक है, तो वो कहते हैं कि तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाएं वो फेडरल पे होने चाहिए, यानी जितने बड़े डिसीजन है वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी. द रेजिडरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस, जो बाकी की जो पावर होगी वो प्रोविंसेस को दी जाएगी. इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्यूचर में, वो किस में होगा? वो फेडरल पे होगा, यानी जितने बड़े बड़े डिसीजन जो होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी. इसके अलावा साथ साथ वो कहते थे कि प्रोविंसेस को भी, उनको भी थोड़ी सी रेजिडरी पावर, यानी उनको भी थोड़ी पावर देनी चाहिए प्रोविंशियल लेवल पे, यानी जो छोटे छोटे डिसीजन प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं वो डिसीजन कौन सी लेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ठीक है, फिर है सेकेंड है यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, कि तमाम जितने प्रोविंसेस हैं उनको एक ही, यानी यूनिफॉर्म मतलब एक ही असूल पर उनको जो है ऑटोनॉमी दी जाए, एक ही असूल पे. ठीक है, यानी ये नहीं कि किसी सूबे के लिए, किसी प्रोविंस के लिए कोई और रूल लगाया जाए और किसी को के लिए किसी कोई और रूल लगाए. नहीं, ये जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं रूल्स पे तमाम प्रोविंसेस को जो है वो पावर दी जाए. क्योंकि आपको पता है जैसे एक सब कॉन्टिनेंट में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के जो थे, सिख वगैरह, क्रिश्चियन सब रह रहे थे. ठीक है, इकट्ठे थे कम्युनिटी में, हर तरह के डिफरेंट कम्युनल ग्रुप था. तो उसमें हर सूबे में भी जैसे हमने बंगाल में पढ़ा था जिसमें मुस्लिम जो थे, कहीं पे एक जगह मुस्लिम ज़्यादा थे, तो वो कहते थे कि ऐसे जो प्रोविंस थे उनमें एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग उनको जो थी वो ऑटोनॉमी पावर उनको दी जाए. ठीक है, चेंज ना हो. फिर है थर्ड है ऑल लेजिस्लेचर्स in the country and other elected bodies shall be constituted on a definite principles of adequate and effective representation of minority in every province. कहते हैं जितने लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, कानून बनाने वाले कंट्री में, या फिर जितनी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो भी इस तरह के इदारे हैं, वहाँ पे जो मिनॉरिटी है उनको भी एक इफ़ेक्टिव वे में रिप्रेजेंटेशन
दी जाए, यानी उनको निगलेक्ट ना किया जाए, जो मिनॉरिटीज़ है उनको निगलेक्ट ना किया जाए, उनको भी इफ़ेक्टिव वे में रिप्रेजेंटेशन दी जाए विदाउट रिड्यूसिंग, इस तरीके से दी जाए, किस तरीके से, विदाउट रिड्यूसिंग मेजॉरिटी इन एनी प्रोविंस टू मिनॉरिटी ऑफ इवन इक्वालिटी, यानी इस तरीके से मिनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए कि मिनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी में चेंज ना हो, ना मेजॉरिटी मिनॉरिटी में चेंज हो, और ना इक्वालिटी में, यानी एक बैलेंस जो है वो कंटिन्यू रखा जाए। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट है इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल बी लेस देन 1/3, कि जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए, 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि नेहरू रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको 1/4 दी जाए, 1/3 ना दी जाए, और कायदे आज़म की क्या थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन लाजमी दी जाए। अच्छा, फिर फिफ्थ पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप शैल कंटिन्यू टू बी बाय मीन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एज एट प्रेजेंट। अच्छा, फिर क्या है कि जितने भी कम्युनल ग्रुप हैं सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, उनको जो रिप्रेजेंटेशन दी जाए उनको अकॉर्डिंग टू सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था कि रिप्रेजेंटेशन या इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या आ गया, अब इसमें क्या आ गया इस पॉइंट में कि जितने कम्युनल ग्रुप हैं, यानी आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो थे कोई एक ग्रुप नहीं था, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग और डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रह रहे थे, तो कहते हैं कि उनको उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट के अकॉर्डिंग दी जाए, ठीक है। हाँ, अलबत्ता वो कहते हैं आगे फर्दर वो कहते हैं इट शेल बी, यानी उनको आज़ादी, पहले तो उनको आज़ादी दी जाए कि वो अपने मज़हब के बुनियाद पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे फर्दर कहते हैं इट शैल बी ओपन टू एनी कम्युनिटी एट एनी टाइम टू अबंडन इट्स सेपरेट इलेक्टोरेट इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनको इस चीज़ की भी आज़ादी दी जाए कि चाहे तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट सेलेक्ट कर ले और चाहे तो वो जॉइंट इलेक्टोरेट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, यानी उनको इन कम्युनल ग्रुप को इस चीज़ पे बर्डनाइज ना किया जाए, चाहे तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट के अकॉर्डिंग, यानी अपने मज़हब के बुनियाद पर वो कोई भी अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कि उनको इस बात की भी आज़ादी दी जाए कि अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं सुनना चाह रहे, यानी अपने मज़हब के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाह रहे, तो वो जॉइंट इलेक्टोरेट, यानी दो कम्युनल ग्रुप के लीडर अगर मिल जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी उनको जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सेलेक्ट करने की इस चीज़ की आज़ादी दी जाए, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ठीक है। अब 6 है एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी शेल नॉट इन एनी वे अफेक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड NWFP प्रोविंसेस, ठीक है। टेरिटोरियल क्या है, टेरिटोरियल मीन्स इलाकों की जो बाउंड्री है, अगर उसमें कोई भी ऐसा कोई तब्दीली लानी है, कोई भी चेंज लाना है, तो वो इस तरीके से लाया जाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो एरियाज़ हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है, ठीक है। कि अगर वो किसी भी इलाके या सूबों पे कोई भी तब्दीली कर रहे हैं, लाइक जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल की पार्टीशन की थी, तो कहते हैं कि इस तरीके से की जाए कि उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के जो एरियाज़ हैं, लाइक पंजाब आगे फर्दर बताए हुए पंजाब, बंगाल एंड NWFP, तो इनमें कोई ऐसा इनमें ना फ़र्क आए, ठीक है। फिर 7 है फुल रिलीजियस लिबर्टी शेल बी ग्रांटेड टू ऑल कम्युनिटीज़, ठीक है, जितनी जो मजहबी आज़ादी है वो तमाम कम्युनिटीज़ को इक्वली दी जाए। फिर 8 पॉइंट है नो बिल और रेजोल्यूशन शेल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर इफ 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी अपोज द बिल। कहते हैं कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन पास ना की जाए कि जिसमें उसके जो लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनके 1/3
3/4 जो मेंबर है वो उस बिल के अपोज्ड हों, यानी कोई भी ऐसा बिल पास ना किया जाए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बिल या रेजोल्यूशन जो है वो पास ना की जाए, यानी वो बिल या कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। इस बात से मुराद, इस पॉइंट से मुराद ये है कि देखो, अगर कोई भी जब कानून बनाए जाते हैं तो उसमें जो किसी ख़ास फ़िरके से रिलेटेड अगर कोई ऐसा रूल आ रहा है या कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है, लाइक वो किसी भी ख़ास फ़िरके यानी मुसलमानों से रिलेटेड है, हिंदुओं से रिलेटेड है, या फिर उनके अपने क्रिश्चियन से रिलेटेड है, तो क्या कहते हैं कि उस कोई भी ऐसा बिल उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग पास ना किया जाए जब तक उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर अगर उसके अगेंस्ट हैं तो वो बिल पास ना किया जाए। फिर है सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बम्बई प्रेसिडेंसी, सिंध को जो है वो बम्बई से सेपरेट कर दिया जाए। 10th पॉइंट है रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग्स एज इन द अदर प्रोविंसेस। फिर वो कहते हैं जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं वो NWFP में भी और बलूचिस्तान में भी उसी तरह इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जैसे बाकी प्रोविंसेस में भी करवाई गई हैं। असल में पास्ट में ये था कि पहले ये था कि NWFP और बलूचिस्तान जो थे वो गवर्नमेंट जो थी वो उनको निगलेक्ट कर देती थी। ठीक है, तो जितनी रिफॉर्म्स आती थी वो तो बाकी प्रोविंसेस में अप्लाई हो जाती थी, लेकिन NWFP और बलूचिस्तान जो थे वो इससे निगलेक्ट हो जाते थे। तो वो कहते हैं कोई भी ऐसी रिफॉर्म्स जब भी बनाई जाएँ, कोई भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, तो वो NWFP और बलूचिस्तान में भी उसी तरीके से सामने लाई जाएँ जैसे बाकी प्रोविंसेस में है। फिर है 11th पॉइंट, Muslims would be given adequate share in all services having due regard to the requirement of efficiency, कि जितने सूबे हैं उनमें मुसलमानों को भी जितनी भी सर्विसेज हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसमें मुसलमानों को भी जो है इनको जॉब्स दी जाए उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमें पता है कि मुसलमानों को गवर्नमेंट जो उनकी जॉब्स जो थी जो उससे मुसलमानों को हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था, तो उसको माइंड में रखते हुए उन्होंने ये पॉइंट लेकर आए कि मुसलमानों को भी उनकी जितनी एफिशिएंसी है या उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको भी गवर्नमेंट जॉब दी जाए। फिर है देयर शैल बी कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड रिलीजन, मुसलमानों का जो कल्चर है और रिलीजन है उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फिर 13.1 1/3 रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू द मुस्लिम इन सेंट्रल और एनी प्रोविंशियल कैबिनेट। ठीक है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए किसको, मुसलमानों को, किसी भी सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंशियल कैबिनेट के लेवल पे, दोनों में उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को दी जाए। अच्छा जी, लास्ट है नो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी मेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रोविंसेस। कॉन्सेंट मीन राज़ी होना या मंजूरी, तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस वक्त तक उसमें कोई तब्दीली ना लाई जाए। ठीक है, शैल बी मेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रोविंसेस, जिसमें तमाम सूबों की भी मंजूरी शामिल हो, यानी कोई भी ऐसा चेंज ना किया जाए जिसमें तमाम सूबों की मंजूरी जो है वो शामिल ना हो। यानी अगर कोई भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लेकर आनी है उसमें तमाम प्रोविंसेस जो हैं उनका भी जो उनकी भी राय है उसको भी सामने रखा जाए। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट्स हैं कायदे आज़म के जो 1 बाय 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके आंसर में आपने हेडिंग देनी है 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म और यहाँ से दीज पॉइंट्स वर एज फॉलो, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपने इसको माइंड में रखना है। ठीक है, फॉर MCQs फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से हेडिंग देनी है 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, दीज पॉइंट्स वर एज फॉलोज़। फिर फर्स्ट पॉइंट है द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर 14 पॉइंट्स तक, नो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, ये इसके 14 पॉइंट्स हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट, मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाए हैं। फिर ठीक है,
तो ये आप अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर फर्दर हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।